Welcome to the General Science series of Biology for 72nd VPSC Prelims। तो आज हमारा डे सेकंड है जिसमें कि हम लोग सब डिवीज़न ऑफ बायोलॉजी करेंगे, फिर ओरिजिन ऑफ लाइफ को करेंगे। तो कुछ पहले जो टर्मिनोलॉजीज़ है जो बायोलॉजी से रिलेटेड है उसको हम लोग देख लेते हैं एक बार। चलिए, जैसे कि इंटेमोलॉजी है, द फर्स्ट वन इज इंटेमोलॉजी। तो इंटेमोलॉजी क्या है? ये साइंटिफिक स्टडी ऑफ इंसेक्ट्स है। व्हाट इज इंटेमोलॉजी? द साइंटिफिक स्टडी ऑफ इंसेक्ट्स। फिर नेक्स्ट टर्म इज ऑर्निथोलॉजी। नेक्स्ट टर्म है ऑर्निथोलॉजी। ऑर्निथोलॉजी जो है साइंटिफिक स्टडी ऑफ बर्ड्स है, जिसके के अंदर हम लोग बर्ड्स के बिहेवियर को, साइकोलॉजी को और कंजर्वेशन को पढ़ते हैं। ऑर्निथोलॉजी क्या है? साइंटिफिक स्टडी ऑफ बर्ड्स, जिसके अंदर हम बर्ड्स के बिहेवियर, फिजियोलॉजी और कंजर्वेशन को पढ़ते हैं। नेक्स्ट इज इक्थियोलॉजी। इक्थियोलॉजी इज द साइंटिफिक स्टडी ऑफ फिश, ठीक है। और इसमें हम लोग डेडिकेटेड फिश को कैसे ग्रो करना है, हाउ टू प्रोवाइड ए गुड एनवायरनमेंट टू देम, वी स्टडी एवरीथिंग अबाउट देम। हर्पेटोलॉजी क्या है? ये एक साइंटिफिक स्टडी है किसका? रेप्टाइल्स एंड एम्फीबियंस का। Herpetology is what? It is the scientific study of reptiles and amphibians. Okay. And what is serpentology? Exclusive study of the snake. Right. Next is malacology. Malacology क्या है? ये स्टडी है किसका? मोलस्का का, ठीक है। उसके बाद मोलस्का के कुछ एग्जाम्पल्स है जो हम लोगों को याद रख लेना है। ऐसे भी प्लांट डाइवर्सिटी और एनिमल डाइवर्सिटी में जितने भी है हमारे फाइलम में, उसके कुछ मेजर एग्जाम्पल्स है, वो हम लोगों को याद कर लेना है। और उसका जो है दूसरा नाम जो है एक साइंटिफिक नेम भी दिया हुआ है और वो भी याद कर लेना है। जैसे कि ऑक्टोपस को हम लोग डेविल फिश कहते हैं। बीपीएससी एक बार पूछा था विच ऑफ द फॉलोइंग इज रिलेटेड टू डेविल फिश, ये विच ऑफ द फॉलोइंग इज डेविल फिश। तो जैसे कि सी हॉर्स होता है, सी हॉर्स जो है उसको हिप्पोकैम्पस भी कहते हैं, और ये बोनी फिश है। इस टाइप से पूछता है जो कि हम लोग आगे सब्सिक्वेंट डेज में देखेंगे। जितने भी एनसीईआरटीज़ के एग्जांपल होंगे हम लोग प्लांट डाइवर्सिटी से रिलेटेड सबको कवर करने की कोशिश करेंगे। माय बेसिस ऑफ प्रिपेयरिंग स्लाइड, मैंने जो अपना आधार बनाया है प्रेजेंटेशंस को बनाने का, वो PYQ ही है। चलिए, ऑस्टियोलॉजी क्या है कि जो हमारे जो बोन्स है, स्केलेटल सिस्टम है, स्केलेटल एलिमेंट्स है, उसके स्टडी को हम लोग ऑस्टियोलॉजी कहते हैं। उसके बाद ऑन्कोलॉजी है। ऑन्कोलॉजी एक ब्रांच ऑफ बायोलॉजी है, वो डील करता है किससे? प्रिवेंशन, डायग्नोसिस और ट्रीटमेंट के। किसके ट्रीटमेंट से? ट्यूमर या फिर कैंसर। देखिए, कैंसर दो तरह के होते हैं, एक तो बेनाइन हो गया और एक मैलिग्नेंट होता है। बेनाइन ट्यूमर जो होता है लोकलाइज्ड होता है, एक ही जगह पर जो है ट्यूमर बनता है, और मैलिग्नेंट ट्यूमर जो होता है वो मतलब हमारे पूरे बॉडी में फैल जाता है। समटाइम्स जो ऑल ट्यूमर्स आर नॉट कैंसरस, राइट। समटाइम्स उसको लाइपोमा भी कहते हैं। जो मोस्टली जो बेनाइन ट्यूमर्स होते हैं वो लाइपोमा होते हैं, और जो भी कैंसरस ट्यूमर होते हैं वो मैलिग्नेंट होते हैं। जीरेंटोलॉजी क्या है? ये स्टडी है किसका? ओल्ड एज से रिलेटेड समस्या से, ठीक है। जैसे कि प्रोसेस ऑफ एजिंग हो गया, जो ओल्ड एज में पर्टिकुलर लोगों को, जो ओल्ड एज के लोग हैं उनको क्या क्या समस्याएं आती हैं। चलिए, नेक्स्ट इज हमारा क्या है? सीरोलॉजी क्या है? ये एक स्टडी है किसका? डायग्नोस्टिक और एग्जामिनेशन ऑफ किसका? ब्लड सीरम का, इम्यून सिस्टम का, कि हाउ आवर इम्यून सिस्टम रिस्पॉन्ड, ठीक है। नेक्स्ट इज डर्मेटोलॉजी क्या है? इट इज़ द स्टडी ऑफ डायग्नोसिस एंड ट्रीटमेंट ऑफ स्किन, नेल्स, हेयर और डिजीज़। जो भी हमारे त्वचा, बाल से संबंधित जितने भी विकार हैं उनके डायग्नोसिस और उसके ट्रीटमेंट के बारे में हम किस में अध्ययन करते हैं? जिस ब्रांच के अंदर अध्ययन करते हैं उसका नाम है डर्मेटोलॉजी, ठीक है। उसके बाद है टेराटोलॉजी वह ब्रांच है जिसके अंदर हम कॉन्जेनाइटल एबनॉर्मेलिटीज़ के बारे में स्टडी करते हैं, और कोई भी एबनॉर्मल बायोलॉजिकल फॉर्मेशंस है जिसको हम स्टडी करेंगे उसको हम टेराटोलॉजी के अंदर स्टडी करेंगे। चलिए, नेक्स्ट जो है वो हमारा जो है टर्म है वो है पीडोलॉजी। पीडोलॉजी जो है उसमें हम सॉइल के नेचुरल एनवायरनमेंट, सॉइल के बारे में पढ़ते हैं, उसके नेचुरल एनवायरनमेंट में वो कैसा है। हम लोग सॉइल के बारे में पढ़ते हैं, चाहे उसके सॉइल फॉर्मेशन कैसे होता है, डिफरेंट टाइप्स ऑफ सॉइल्स क्या क्या अवेलेबल हैं।
उसके बाद पेलिएंटोलॉजी। पेलिएंटोलॉजी जो है उसमें हम लोग फॉसिल्स का अध्ययन करते हैं, पर्टिकुलरली एनिमल, फंजाई और बैक्टीरिया का। और पेलियो बॉटनी जो है ये एक सब ब्रांच है जो कि फोकस करता है प्लांट फॉसिल्स पर। अगर हम फॉसिल्स की बात करें तो उसमें पेलियोंटोलॉजी करना, अगर हम स्पेशली प्लांट फॉसिल्स की बात करें तो उसमें हमको पेलियो बॉटनी का नाम लेना है। बिरबल साहिनी जो है वो फादर ऑफ इंडियन पेलियो बॉटनी का है, वो कंसीडर किए जाते हैं। हु इज़ द फादर ऑफ इंडियन पेलियो बॉटनी? इट्स बिरबल साहिनी। फॉर मी दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट इन दिस पेज एटलीस्ट। एग्रोस्टोलॉजी। एग्रोस्टोलॉजी जो है साइंटिफिक स्टडी है ग्रासेस के बारे में, ठीक है। कभी कभी डायरेक्ट ये टर्म पूछ देता है बीपीएससी एग्जाम में और पूछता है कि ये किससे रिलेटेड है। दैट इज़ वाई दीज टर्म्स आर इंपॉर्टेंट एंड मोस्ट ऑफ देम आर नॉट सो फैमिलियर, मतलब इतने फैमिलियर नहीं हैं और हम लोग काफ़ी बार कंफ्यूज कर जाते हैं। देखिए, प्लाइनोलॉजी जो है रिलेटेड है किससे? पॉलन ग्रेन और स्पोर्ट्स, दूसरे स्पोर्ट्स से रिलेटेड। मैं जहाँ भी अंडरलाइन कर दे रहा हूँ बस उतने ही रिवीजन के टाइम पे पढ़ लेने से काम हो जाएगा। एंथोलॉजी किससे संबंधित है? फ्लावर के स्टडी से संबंधित है। इकोलॉजी सबको पता ही होगा, इकोलॉजी जो है डील करता है रिलेशनशिप ऑफ ऑर्गेनिज्म एंड देयर फिजिकल सराउंडिंग, मतलब बायोटिक और अबायोटिक कंपोनेंट के रिएक्शन को, मतलब इंटरेक्शन को हम लोग पढ़ते हैं किसके अंदर में? इकोलॉजी के अंतर्गत में। चलिए, एपीकल्चर मोस्ट कॉमन सबको पता होगा। बी के कल्चर को हम क्या कहते हैं? एपीकल्चर। सेरीकल्चर क्या हो गया? सिल्क के प्रोडक्शन को, सिल्क वर्म को जो अगर हम सिल्क के लिए पालते हैं उसको क्या कहते हैं? सेरीकल्चर। वर्मी कल्चर क्या है? अर्थवर्म के कल्चर को। इसको अर्थवर्म हमको क्यों कल्चर करते हैं? ताकि ये जो है ऑर्गेनिक वेस्ट को फर्टिलाइजर में कन्वर्ट कर देता है। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट एंड नीड ऑफ आवर्स कि हम लोगों को ऑर्गेनिक फार्मिंग पर स्विच करना चाहिए। मेनी टाइप्स ऑफ डिजीजेज एंड सॉइल इज ऑल्सो बीइंग पॉल्यूटेड, एज वेल एज वाटर पॉल्यूशन भी हो रहा है इन ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर्स के इनडिस्क्रिमिनेट यूज से। चलिए, मॉरिकल्चर क्या होता है ना कि जो सिल्क होता है वो मलबेरी ट्री के लीव्स पर फीड करता है, तो इसीलिए हम लोग जो है मलबेरी ट्री को कल्चर करते हैं सिल्क के फीड करने के लिए। और सिल्क जो है हमें सिल्क वर्म के इसको खाता है और सिल्क वर्म से हमें क्या मिलता है? सीड मिलता है। विटीकल्चर जो है वो ग्रेप्स के कल्टीवेशन को कहते हैं। सिल्वीकल्चर जो है वो फॉरेस्ट से रिलेटेड है, ठीक है। पीसी कल्चर जो है वो क्या कहते हैं? एक कंट्रोल्ड ब्रीडिंग है, मतलब एक कंट्रोल्ड इन्वायरमेंट में जो है फिश के ब्रीडिंग को कहते हैं। इक्थियोलॉजी क्या था? वो भी फिश से ही संबंधित था। पीसी कल्चर भी किससे संबंधित है? वो भी फिश से ही संबंधित है। एक्वाकल्चर जो क्या होता है? रियरिंग ऑफ एक्वेटिक एनिमल्स को क्या कहते हैं? एक्वाकल्चर कहते हैं। एल्गा कल्चर क्या होता है? अगर हम एल्गी का फार्मिंग कर रहे हैं तो उसको हम एल्गा कल्चर कहेंगे। चलिए, देखिए, हॉर्टिकल्चर एक कंप्लीट अम्ब्रेला एंटिटी है जिसके अंदर हम लोग वेजिटेबल्स, फ्लावर और क्रॉप्स लाइक स्पीसीज़ का, सबसे बेस्ट फ्रूट्स, सबका अध्ययन करते हैं। लेकिन अगर ऑलेरी कल्चर कह दें तो ऑरेली कल्चर सिर्फ पर्टिकुलरली वेजिटेबल ग्रोइंग से संबंधित है, ठीक है। और पोमोलॉजी कह दें तो ये सिर्फ और सिर्फ फ्रूट से संबंधित है। फ्लोरिकल्चर किससे संबंधित है? ये फ्लावर से संबंधित है। देखिए, एक टर्म्स, अब ये दो इंपॉर्टेंट टर्म्स है, एक है हाइड्रोपोनिक्स और एक है एरोपोनिक्स। दोनों में थोड़ा टेक्निकल डिफरेंसेस हैं। हाइड्रोपोनिक्स क्या होता है ना कि अगर हम कोई प्लांट है, अगर मान लेते हैं ये हमारा एक न्यूट्रिएंट रिच मीडियम वाटर है, इसमें हम प्लांट को यहाँ पर लगा देंगे, पानी में ही लगा देंगे और इसमें हम न्यूट्रिएंट रिच जो है सॉल्यूशंस, जो कि वाटर ही होता है मेनली, उसको यहाँ पे से रन करते रहते हैं। तो इस अगर प्रोसेस से अगर हम प्लांट को ग्रो कर रहे हैं तो उसको कहते हैं हाइड्रोपोनिक्स। अगर मान लेते हैं हम कोई फ्लोर है हमारा, उस पर मैंने ढेर सारे प्लांट्स को लगा दिया है ऐसे, और हम क्या करते हैं एरोपोनिक्स में, चूँकि ये एयर में सस्पेंडेड है तो इस पर जो है इसको तो पानी चाहिए ही नहीं, तो ये सूख जाएगा। तो हम लोग टाइम टू टाइम क्या करते हैं? न्यूट्रिएंट रिच वाटर का इस पर स्प्रे करते रहते हैं, न्यूट्रिएंट रिच वाटर का स्प्रे करते रहते हैं, जिससे कि ये जो है प्लांट अच्छा ग्रो करता है। दोनों के अपने लिमिटेशंस भी हैं। जैसे कि हाइड्रोपोनिक्स में क्या होता है, कई बार कि जो है हम लोग वो जो एरिएटेड पंप होता है, वो एरिएटर पंप वो नहीं ऑन कर पाते हैं, या फिर कई बार ऑक्सीजन की कमी हो जाती है तो ये प्लांट डाई कर जाता है। यहाँ पर कई बार अगर हम टाइम टू टाइम स्प्रे नहीं कर पाते हैं तो रूट सूख जाने की वजह से ये प्लांट ड्राई कर जाता है। बट दीज टेक्निक्स आर बीइंग यूज्ड इनडिस्क्रिमिनेटली दीज डेज एंड हम लोगों को यूज़ करना भी चाहिए क्योंकि आवर पॉपुलेशन इज़ ग्रोइंग सो रैपिडली।
ये कुछ क्वेश्चंस है। वर्मी कल्चर किससे डील करता है? तो रेजिंग ऑफ द वर्म से। बोन्स के स्टडी को क्या कहते हैं? ऑस्टियोलॉजी। ये सब डायरेक्ट क्वेश्चन है बीपीएससी 2015, ये जो है बीपीएससी 2019, और ये देखिए बीपीएससी 2011 में पूछा था जेनेटिक्स किससे रिलेटेड है? हेरिडिटी एंड वेरिएशन से रिलेटेड है। और फ्लावर के स्टडी को हम लोग क्या कहते हैं? अभी हम लोगों ने पढ़ा था, एंथोलॉजी कहते हैं। उसके बाद जो है रियरिंग ऑफ सिल्क वर्म को हम लोग सेरिकल्चर कहते हैं। और विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट करेक्टली मैच्ड? इसमें देखिए फ्लावर को फ्लोरिकल्चर कहते हैं, क्रॉप को एग्रोनॉमी कहते हैं, वेजीज को नहीं, ओलेरी कल्चर को हम लोग अगर वेजीज को ग्रो करते हैं तो उसको ऑरेली कल्चर कहते हैं। पर्टिकुलरली हॉर्टिकल्चर एक ब्रॉड अम्ब्रेला टर्म है वेजिटेबल्स, फ्रूट्स, क्रॉप सभी के लिए। और फ्रूट्स के को हम क्या कहते हैं? पोमोलॉजी कहते हैं। देखिए स्टडी ऑफ जूलॉजी किससे? बोथ लिविंग, और देखिए हम लोग इसमें क्या कहते हैं ना कि एनिमल्स तो पता ही रहता है, लेकिन जो है जूलॉजी बोथ लिविंग और डेड एनिमल से हम लोग डील करता है। वी माइट हैव सीन मैनी स्पेसिमेंस ऑफ एनिमल्स इन आवर जूलॉजी लैब, जिसको कि हम लोग एक प्रिजर्वेटिव्स में प्रिजर्व करके रखते हैं, अध्ययन करते हैं। पेलियो बॉटनी जो है, अभी हमने बिरबल साहनी जी के बारे में भी बात करी थी, तो वो किससे रिलेटेड है? प्लांट फॉसिल से रिलेटेड है। चूँकि प्लांट फॉसिल यहाँ नहीं है इसलिए इसका आंसर नॉन ऑफ द अबव हो जाएगा। चलिए अब हम लोग जो है केमिकल इवोल्यूशंस और ऑरिजिन ऑफ लाइफ के बारे में बात करेंगे। जो हमारा अर्थ है वो 4.54 बिलियन ईयर्स अगो ओरिजिनेट हुआ, राइट। और उससे भी पहले लगभग 13.5 बिलियन ईयर्स अगो एक बिग बैंग एक्सप्लोजन हुआ, जिससे कि बिग बैंग हुआ, मतलब एक ग्रेट एक्सप्लोजन, बिग बैंग और हुआ, जिससे कि हमारे मिल्की वे गैलेक्सी का उत्पन्न हुआ, हमारा मिल्की वे गैलेक्सी। और इस बिग बैंग थ्योरी को जो दिए थे उसका नाम था एजी लेमेटायर। ये भी कई बार एग्जाम्स में, टेस्ट में पूछ लेता है, बिग बैंग थ्योरी किसने प्रोपाउंड किया था? तो एजी लेमेटायर, ठीक है। तो उस वक्त जो हमारा अर्थ था काफ़ी प्रिमिटिव था और रिड्यूसिंग था, क्योंकि हमारे पास फ्री ऑक्सीजन अवेलेबल नहीं थे। दो इट वाज प्रेजेंट इन वाटर वाज प्रेजेंट, उसमें ऑक्सीजन होता है, ऑक्सीजन एटम, लेकिन O2 फ्री अवेलेबल नहीं था फ्री फॉर्म में, ठीक है। जो केमिकल इवोल्यूशन थ्योरी है वो जो है ऑपरिन और हेल्डिन के द्वारा प्रपोज किया गया था, ठीक है। उन्होंने कहा था कि जो लाइफ जो है हमारा ओरिजिनेट हुआ है वो इनऑर्गेनिक मॉलिक्यूल से ओरिजिनेट हुआ है, ठीक है, और अंडर एक्सट्रीम कंडीशंस में हुआ है। तो फिर एक स्टैनले मिलर आए, ठीक है, उन्होंने एक एक्सपेरिमेंट किया 1953 में, ठीक है। उन्होंने जो है मीथेन लिया, अमोनिया लिया और हाइड्रोजन लिया, 2:1 रेशियो में लिया। इसको 800 डिग्री सेल्सियस पर जो है वो हीट वीट किया, और इससे इन्होंने अमीनो एसिड्स का जो है फॉर्मेशन किया था। और थ्योरी ऑफ केमिकल इवोल्यूशंस को स्टैनले मिलर और हैरोल्ड यूरे ने प्रूव किया था कि हाँ भैया ये जो ऑपरिन हेल्डिन कह रहे हैं वो सही बात है, ठीक है। यही लिखा, मतलब जो है दिस इज़ व्हाट। तो अब हम लोग लेमार्क के बारे में पढ़ते हैं। तो देखिए केमिकल इवोल्यूशन थ्योरी किसने दिया था? ऑपरिन और हेल्डिन ने दिया था। और इसको साइंटिफिकली प्रूव किसने किया था? स्टैनले मिलर और हैरोल्ड यूरे ने किया था, ठीक है। अब हम लोग लेमार्क के बारे में पढ़ते हैं। लेमार्क जो है थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस दिए थे, ठीक है। और ये जो है एक बुक लिखे थे, फिलॉसफी जूलॉजिक। देखिए ये कहे थे कि अगर हमारे इन्वायरमेंट में चेंज होता है तो ये एक नई नीड क्रिएट करता है, जिसको कि ये बायोलॉजिकल फोर्स नाम दिए थे, ठीक है। जैसे कि अगर हम किसी भी ऑर्गन का कंटिन्यूअस यूज़ करते रहते हैं तो वो और भी ज़्यादा मोर डेवलप हो जाता है, जिसके लिए इन्होंने जिराफ का एग्जांपल दिया था। इन्होंने कहा था कि जब ग्राउंड पर ग्रासेस कम पड़ गए तो जिराफ ऊपर के पेड़ वेर को खाने लगा, तो अपने गर्दन को स्ट्रेच करने लगा और जो है साइमल्टेनियसली क्या हो गया कि जिराफ का गर्दन जो है बहुत ही ज़्यादा लंबा हो गया। और जो भी मतलब ड्यूरिंग कोर्स इवोल्यूशन हम जो कैरेक्टर एक्वायर करते हैं वो सब इनहेरिटेबल हैं, ठीक। उसके बाद 1859 में डार्विन आए, जिन्होंने की बात करी नेचुरल सिलेक्शन की। और इन्होंने एक शिप था, इसका नाम था HMS बेगल कुछ करके नाम था, और ये जो है ग्लैपागोस आइलैंड गए थे। यहाँ पे इन्होंने कुछ बर्ड्स का अध्ययन किया था, जिसको कि बाद में डार्विन फिंच कहा गया। और डार्विन को जो है ना फादर कहा जाता है मॉडर्न इवोल्यूशनरी बायोलॉजी का। तो उन्होंने कहा था कि जो ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस करते हैं रैपिडली, लेकिन जो है हमारे पास फूड और जो भी अदर रिसोर्सेज है वो तो लिमिटेड हैं।
तो उन्होंने डार्विन ने कहा था इंटर स्पेसिफिक कंपटीशन इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट फोर्स ऑफ इवोल्यूशन, जो कि इवोल्यूशन के लिए अगर सबसे कोई भी चीज़ अगर सबसे ज़्यादा ताकतवर है तो स्पीसीज़ और स्पीसीज़ के बीच में रिसोर्सेज का जो कंपटीशन होता है, ठीक है। और इसीलिए उन्होंने कहा था जो सर्वाइव करते हैं वो फिटेस्ट ही सर्वाइव करते हैं, जो कमज़ोर होता है उसको नेचर एलिमिनेट कर देता है, ठीक है। फिर है नेचुरल सिलेक्शन के बारे में। ऑर्गेनिज्म विद फेवरेबल एडवांटेज, जिसको के पास की एडवांटेज है वो सर्वाइव कर जाता है, ठीक है। जिसके पास नहीं है, जो कमज़ोर पड़ जाता है, उसको नेचर एलिमिनेट कर देता है। और जो भी मतलब वो कैरेक्टर जो सर्वाइव करता है वो क्या कर देता है, अपने सर्वाइवल इंस्टिंक्ट को अपने ऑफस्प्रिंग को अपने जनरेशन्स को पास ऑन कर देता है। देखिए म्यूटेशन थ्योरी जो है ह्यूगो डिवेरिस ने दिया था, ठीक है। और ये जो स्टडी कर रहे थे वो इवनिंग प्राइम रोज प्लांट्स पर स्टडी कर रहे थे, ठीक है। इन्होंने कहा था इवोल्यूशन जो है ना मतलब एक सडन जर्की प्रोसेस है, ठीक है। और जो कि तुरंत एक इनहेरिटेबल वेरिएबल चेंज हम लोगों को देखने के लिए मिलता है, ठीक है। देखिए हम लोग कभी कभी कभार पढ़ते हैं कि कनेक्टिंग लिंक मतलब कोई दो अगर एक स्पीसीज़ है उसका दो स्पीसीज़ का कैरेक्टरिस्टिक्स है तो उसको हम कहेंगे कि जो है वो कनेक्टिंग लिंक है। जैसे आर्कियोप्टेरिक्स जो है, आर्कियोप्टेरिक्स जो है कनेक्टिंग लिंक है किसके बीच में, बर्ड्स और रेप्टाइल्स के बीच में, क्योंकि इसके पास पंख है, ये उड़ सकता है और इसके पास वर्टिब्रल कॉलम भी है। और देखिए क्रो-मैग्नन मैन जो है उसको डायरेक्ट एंसेस्टर कहा जाता है मॉडर्न मैन का। दिस वाज इन अ PYQ, सो आई डायरेक्टली पुट दिस लाइन ओवर हियर। तो अब देखिए कुछ क्वेश्चंस हैं। एक बुक है द ऑरिजिन ऑफ स्पीसीज़, वो किसके द्वारा लिखा गया था, तो डार्विन के द्वारा लिखा गया था। विच इज़ द ओल्डेस्ट ऑर्गेनिज्म ऑन अर्थ, तो ओल्डेस्ट ऑर्गेनिज्म ऑन अर्थ जो है वो है ब्लू ग्रीन एल्गे है, ठीक है। डार्विन्स थ्योरी ऑफ नेचुरल सिलेक्शन इज बेस्ड ऑन, देखिए अभी हमने कहा था ओवर प्रोडक्शन, क्यों, क्योंकि उससे रिलेटेड है, क्योंकि ज़्यादा प्रोडक्शन होगा और फूड सब कुछ तो रिलेटेड ही है। तो स्ट्रगल भी होगा, क्यों, क्योंकि सब चीज़ लिमिटेड है। और सर्वाइव कौन करेगा, फिटेस्ट करेगा, यही तो इसके थ्योरी का सार था। तो इसलिए इसका आंसर ऑल ऑफ द हो जाएगा। विच गैस वॉज एबसेंट इन प्रिमिटिव अर्थ एटमॉस्फेयर, देखिए ऑक्सीजन एबसेंट था, मैंने कहा था, बाकी तो ये सब अवेलेबल थे ही। चलिए आज के लिए इतना ही और आज की कार्यवाही को यहीं समाप्त करते हैं और थैंक यू सो मच। This is a very vague and little effort, but I'm trying to put something which I know, so somebody at least could be helped. Thank you so much. Have a good day. Please do like, share and subscribe. ये कल तो नहीं बोले थे शायद।